नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सारद होंगे। आज की वीडियो की शुरुआत एक किस्से से करता हूँ। उसके बाद बताऊंगा कि ये किस्सा किस सिलसिले में मैं आपको सुना रहा हूँ। एक अमेरिका के लेखक है माइकल एच फिशर। उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर बहुत बड़ी रिसर्च की है, जिसका पढ़े लिखे लोगों के और जो इस स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखते पढ़ते हैं वो इस फिशर साहब की किताब को ज़रूर पढ़ते हैं। इस रिसर्च की खासियत ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के 1857 के जो कागजात थे, उन कागजातों के आधार पर ये रिसर्च बेस्ड है। और इस किताब को कोई भी जो पढ़ेगा फिशर साहब की, उसके पीछे बिब्लियोग्राफी में उन्होंने उन सारे स्रोतों का भी जिक्र कर दिया, जिसके आधार पर उन्होंने ये लिखा है। ईस्ट इंडिया कंपनी के कौन से कागज कहाँ से लिए उन्होंने दिए, उससे पूरा डिटेल दिया, कोई भी पढ़ सकता है। उसमें उन्होंने इस किस्से का बयान किया कि आमतौर पे जो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को जानते हैं वो भी ये बात नहीं जानते। थोड़े बहुत जो लोग जानते भी होंगे, ऐसा नहीं है, कि वायसराय और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो पहले बाद में ये सब जो होते थे, और उसके अलावा जो यहाँ पर और तमाम इस सूबों में जो गवर्नर होते थे, उसके अलावा वहाँ इंग्लैंड में चीज़ें पार्लियामेंट में भी इस सब का जिक्र होता था भारत का लेकर के। और एक बाकायदा इंग्लैंड में एक भारत मंत्री भी होता था जो इन सब चीज़ों के बीच में पूरा कोऑर्डिनेशन करता था। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में, जैसे सभी जानते हैं, लखनऊ में ये स्वतंत्रता संग्राम बेगम हजरत महल के नेतृत्व में लड़ा गया, और भी तमाम शक्तियाँ थी उसमें, लेकिन वो कुल मिला करके सबसे, चूंकि उसमें शानदार रोल बेगम हजरत महल का रहा, तो उनका जिक्र बहुत आता है। और दिल्ली में नाम मात्र का ही सही नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने दिया, जो आखिरी मुगल बादशाह थे। और इसके लिए उन्होंने बहुत जिल्लत भी सही, बड़ा मुकदमा भी सहा, और बाद में रंगून में वो बेचारे लाचारगी में, वो गुमनामी की हालत में मरे। ये तो एक पक्ष हुआ। तो उस समय उस किताब में इस घटना का जिक्र है कि वो पूरा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम जो लड़ा गया, वो हिंदू मुसलमान बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ा। और उसमें इस घटना का जिक्र उन्होंने किया है कि उस समय जो यहाँ के वायसराय या गवर्नर जनरल, जो भी कह लीजिए, 1858 में थे, क्योंकि वही गवर्नर जनरल वायसराय दोनों को एक ही आदमी को कहा जाता है। तो उनकी एक स्टाफ के एक सज्जन ने लिखा, भारत मंत्री को चिट्ठी लिखी कि साहब, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो 50,000 रुपये, अब आप मैं 50,000 जो मैं कह रहा हूँ उसको इस लिहाज से सोचिए कि 1857-58 में 50,000 रुपये की रकम बहुत बड़ी रकम थी, आज के लगभग 5 करोड़ के बराबर थी। तो उन्होंने उस चिट्ठी में लिखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से और मतलब जो उनके जो पैसे भेजे गए थे यहाँ पर हिंदू मुसलमानों में फूट डालने के लिए, उस पैसे को हम खर्च नहीं कर पाए। हमने हालांकि उनमें कोशिश बहुत ज़्यादा की कि हिंदू मुसलमानों में फूट डाला जाए, और हालांकि वो सब खाने भी ना मर रहे हैं और सारी बातें हैं, लेकिन उसके बावजूद उस 50,000 रुपये रकम को हम हिंदू मुसलमानों में अवेयरनेस फैलाने के लिए खर्च नहीं कर सके। हमने बड़ी कोशिश की, और चूंकि ये पैसा ट्रेजरी में पड़ा हुआ है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं, इसलिए हम ये पैसा भारत मंत्री को वापस भेज रहे हैं कि उसको खजाने में वापस डाल दिया जाए। ये तो हुआ एक एग्जाम्पल। दूसरी बात मैं बताऊंगा कि अंग्रेज़ों ने जब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बड़ी मुश्किल से काबू पाया, और काबू पाने के बाद वो जब उन लोगों ने सोचा कि यार ये दोनों कौमें मिलजुल के लड़ेंगी तो हिंदुस्तान को कब्जे में रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तभी उन्होंने हिंदुस्तान के विभाजन का, जो बाद में कालांतर पाकिस्तान के रूप में सामने आया, उसको मूर्त रूप देने के लिए 1906 में यूनियन मुस्लिम लीग का निर्माण कराया। वो तो हुई एक बात। अब मैं ये बातें मैं इस सिलसिले में बता रहा हूँ कि अभी मोहन भागवत साहब का हिंदू मुस्लिम को लेकर के कोई बयान आया था। इस बयान का मैं चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि वो बयान ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं, और उस बयान को लेकर के आजकल काफ़ी हल्ला मच रहा है। खैर, उस बयान से मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कि आजकल बयानों की झड़ी लगी हुई, जिसके जो समझ में आया कह रहा है, वो एक अलग बात है। और इतिहास को भी अपने लिहाज से तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, जबकि इतिहास का मतलब होता है ऐसा हुआ, इतिहास ऐसा हुआ, तो जो हुआ है वो सामने बताइए, अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। लेकिन बहरहाल, ये मैं छोटी बात कह रहा हूँ, लेकिन अब बात चलिए तो कह रहा हूँ। अब एक इसी के बाद मैं दूसरी बात बताता हूँ कि आप इसी अयोध्या, जिसको लेकर के सब सारा मामला खड़ा हुआ, आप कोई भी व्यक्ति अयोध्या जाके देख सकता है।
जो अवध का इलाका जिसमें अब अयोध्या पड़ती है, अवध के इलाके का एक अलग पूरा बिल्डिंग का स्कूल था जिसको कि अवध के नवाबों ने डेवलप किया था, और उसकी शुरुआत में दो मछलियों का जोड़ा हुआ करता था, और उसका एक अलग सा मतलब बीच में बड़ा सा आंगन, चारों तरफ वरांडे, एक सिलसिला हुआ करता था। मैं अयोध्या गया था कुछ दिन पहले, अभी मैंने वहाँ पे काफ़ी कायदे से घूमा। सैकड़ों मंदिर मैंने ऐसे देखे जिनका स्थापत्य जो है वो अवध के जो नवाबों का स्थापत्य था उससे मिलता जुलता था। है वो मंदिर, लेकिन वो देखने से लगता है कि ये मतलब अवध का जो खास स्थापत्य था, मुस्लिम स्थापत्य, उस स्थापत्य से वो भी बनाए गए थे। ये मैंने अपनी आंख से देखा, कोई भी जाके देख सकता है। एक बात और भी यही उसी सिलसिले में बताऊंगा मैं, अभी लखनऊ में भी आपको तमाम ऐसे मंदिर मिलेंगे, आप जाके देख सकते हैं। कोई भी अगर इसमें दिलचस्पी लेना चाहे तो फॉर एग्जाम्पल इसी ठाकुरगंज में एक जैन मंदिर है, उस जैन मंदिर की भी जो पूरी स्थापत्य है वो अवध के नवाबों का है, और उसको बनवाने में नवाबों ने काफ़ी योगदान भी दिया। उसी तरीके से अभी इसी लखनऊ में ऐसे तमाम मंदिर आपको कोई भी आके देख सकता है जिसकी दिलचस्पी हो। ऐसे तमाम मंदिर इसी लखनऊ में आपको और अवध के इलाकों में मिल जाएंगे जिन मंदिरों को बनाने में मुसलमानों ने बहुत बड़ा योगदान दिया, और अयोध्या में भी ऐसे तमाम मंदिर आपको मिल जाएंगे, और साथ ही साथ ऐसे तमाम इमाम बाड़े और मस्जिदें भी मिल जाएगी जिनको हिंदुओं ने बनाए इसी अवध के इलाके में, जहाँ पर फिलहाल अयोध्या है और जो इस सारे जो मतलब संघर्ष है उसकी जड़ है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं बताऊंगा, ये हनुमानगढ़ी जो है फैजाबाद में बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि हनुमानगढ़ी को नवाब वासफुद्दौला ने, जो उनके दीवान थे टिकैत राय, उनसे कहा कि जा करके बनवाओ और वहाँ पूजा अर्चना हो सके, इसका बंदोबस्त करो। ये भी कम लोग जानते होंगे। तो इस तरीके से जो घटनाएं, और इतिहास में बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं। अब कौन श्रेष्ठ है कौन नहीं श्रेष्ठ है इसके पचड़े में तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चीज़ें हाथ से निकल चुकी हैं, और उन्होंने इस झगड़े ने और इस बहस ने काफ़ी कुछ नुकसान भी किया है। खासतौर से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय गर्त में जा चुकी है, सभी जान रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी जानकारी है, थोड़ी बहुत छोटा आदमी हो, थोड़ी सी जानकारी है मेरे पास कि किसको कैसे रहना चाहिए कैसे नहीं रहना चाहिए, इस मामले में अगर नेता लोग दखल देना बंद कर दें तो बेहतर होगा। कॉमन मैन जिस तरीके से रह रहा है, अब पहले भी रह रहा था, आगे भी रहेगा, उसको बताने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे नेता बताएंगे कि किसको कैसे रहना चाहिए और किसको कैसे नहीं रहना चाहिए, मेरा ये मानना है कि वैसे वैसे चीज़ें खराब ही होंगी। बाकी अब ठीक है, जिसकी जो मर्जी हो कह रहा है, उसमें कोई क्या किया जा सकता है। और इसमें सही बात है कि आज की राजनीति में कॉमन मैन की अब कोई भूमिका रह नहीं गई है। अब ये स्थिति कब ठीक होगी कैसे ठीक होगी ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल फिलहाल जो सीनेरियो है वही है, मैंने आपको बता दिया। अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपको इसी तरीके की और भी चीज़ें बताता रहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।